कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ऐसा क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ हमारी नफरत बढ़ती जा रही थी? वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ किया क्योंकि 200 साल तक राज किया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम यानी 1914 से लेकर 1918 तक उन्होंने इनकम टैक्स हम पे इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारे देश में आने वाले इंपोर्ट्स पे जो टैक्स लगता था, जिसे कस्टम ड्यूटी बोला जाता है, उसे बढ़ा दिया। उसी टाइम पे हमारे देश में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसने सोचा यार इंडिया के लोगों को जबरदस्ती हम लोग सेना में भर्ती करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ने को भेजते हैं। तो उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट चालू कर दिया हमारी आर्मी पे, हमारे आर्मी का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, हमारे देश के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और लेकिन लोग इतना मजबूर फील करते थे हमारे इंडिया में कि उन्हें लगता था हमें कौन बचाएगा। तभी एक मसीहा के बारे में सोचा और मसीहा आ गया, प्रकट हो गया, जिसका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी ने देखा कि यार मेरे देश में मेरी ज्यादा जरूरत है, तो गांधी जी वापस आ गए। जनवरी 1915 को जी आ गए वापस। अब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने घूम घूम के पूरे देश के लोगों से बात की कि भैया तुम्हारी दिक्कतें क्या हैं, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और फिर गांधी जी खाली हाथ आए नहीं थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह सीख के आए थे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्याधन आग्रह, यानी कि अगर तुम सच्चे हो और सच पे डटे रहोगे तो जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, यानी कि तुम्हारा ऑपरेसर भी तुम्हारी सच्चाई के सामने सर झुका लेगा। अब गांधी जी का इसमें पूर्णतः विश्वास था। साथ में गांधी जी ये भी मानते थे कि अगर आप सच्चे हो, आपका रेवोल्यूशन सच्चा है, तो आपको हिंसा यूज करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा बोलते थे अहिंसा परमो धर्म। तो सत्याग्रह को लेके उन्होंने बैक टू बैक इंडिया में 3 सत्याग्रह किए। चंपारण वाला हुआ था 1917 में, खेड़ा वाला भी हुआ था 1917 में, और अहमदाबाद वाला उन्होंने किया 1918 में। चंपारण वाला फार्मर्स के लिए था, खेड़ा वाला भी फार्मर्स के लिए था, और अहमदाबाद वाला था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब गांधी जी से ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई क्योंकि गांधी जी बैक टू बैक सत्याग्रह कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, भैया ब्रिटेन में ना बड़ी सारी काउंसिल्स बनाते थे वो लोग इंडिया की पॉलिटिक्स में दखल देने के लिए। तो ब्रिटेन की ये जो इंडिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसने इंडिया के खिलाफ एक रॉलेट एक्ट नाम का एक्ट पास कर दिया। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी भारतीय मेंबर्स थे उन सबने मना किया कि उन्होंने फिर भी जबरदस्ती लगा दिया। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रॉलेट एक्ट के अंदर बच्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर्स मिल गई थी हमारे यहाँ के सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने की। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर कोई गलती करता था या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कोई इंसान गलती कर रहा है, तो उससे 2 साल का ट्रायल पीरियड मिलता था, जज के सामने पेशी होती थी, और अगर गुनाहगार माना गया तो उसे जेल में डाला जाता था। लेकिन रॉलेट एक्ट के बाद आप किसी भी सत्याग्रही को पकड़ के जेल में डाल सकते थे। अब गांधी जी को बात अच्छी नहीं लगी, तो अप्रैल 6, 1919 को गांधी जी ने अनाउंस किया कि भैया मैं जो है पूरे देश में हड़ताल कॉल ऑफ करने वाला हूँ, और लोगों ने उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया। अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज्यादा चिढ़ गई। ऐसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक आदमी था जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने सबसे पहले गांधी जी की एंट्री बंद कराई नॉर्थ इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि जब लीडर आता है ना तो फॉलोअर्स में बहुत जोश आ जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ठाना हुआ था लोगों को मजा चखाने के लिए कि जिसके लिए गांधी जी का दिल्ली में उन्होंने एंट्री बंद करा दी। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अब सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में नहीं है, आर्मी के हाथ में। पुलिस अलग तरीके से काम करती है, आर्मी मनमानी के तरीके से काम करती है, वो भी कॉलोनियल आर्मी, राइट। जनरल डायर ने चुपके से मार्शल लॉ लगा दिया। अब बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था बैसाखी का दिन। लोग बैसाखी मना रहे थे जलियांवाला बाग नाम के ग्राउंड में। जनरल डायर अपनी आर्मी लेके घुसा, उसने लोगों पे, निहत्थे लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे फायरिंग चालू कर दी, और 300 से 400 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गए। अब इससे पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। ऑब्वियसली जिनके घर वाले मरेंगे वो प्रोटेस्ट तो करेंगे, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट हो गए वायलेंट, क्योंकि जनरल डायर और उसकी आर्मी को फिर से एक रीजन मिल गया था लोगों को नीचा दिखाने का। वहां पे रिप्रेशन का साइकिल चल रहा था, लोगों से सैल्यूट करवाया जाता था, बोला जाता था कि गली में चल के दिखाओ, बच्चों की तरह पैरों पे क्रॉल करके दिखाओ, सलाम करो हमें, सैल्यूट करो हमें, इस टाइप का रिप्रेशन चल रहा था। अब गांधी जी को लगा यार जब तक ये सब चलता रहेगा ना तब तक इंडिया में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हमें हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम के बीच में आपस के भेदभाव इतने थे उस जमाने में कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एकजुट होकर नहीं खड़े होते थे। अब गांधी जी को यहीं पे मिल गया एक नया आइडिया कि हिंदूज और मुस्लिम को साथ में लाने के लिए काम करते हैं। देश के मुसलमान जिस चीज पे काम कर रहे हैं और देश के हिंदू जिस चीज पे काम कर रहे हैं, उन दोनों कामों को ही मिला के एक बड़ा मूवमेंट बना देते ना। अब उस जमाने में देश के जो मुसलमान हैं वो खिलाफत कमेटी बना के बैठे हुए थे। मार्च 1919 में बॉम्बे में बनी थी खिलाफत कमेटी। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन जीत गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो हारे हुए कंट्री यानी कि टर्की के लोगों को वो नीचा दिखाते थे। अब टर्की में एक पोजीशन होती है जिसे बोला जाता है खलीफा, जो एक तरीके से इस्लाम के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। अब इस्लाम तो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, भारत में भी फॉलो होता है, तो भारत के भी जो मुसलमान भाई बहन है जब उन्होंने देखा
देखा कि टर्की में खलीफा के खिलाफ बहुत कुछ गलत हो रहा है, उनपे पीस ट्रीटी के नाम पे अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने आवाज उठाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई। और देश के हिंदूज मोस्टली कांग्रेस से एसोसिएटेड थे और कांग्रेस वहाँ पे स्वराज इशू के बारे में बात कर रही थी कि देश को इंडिपेंडेंस दिलाई जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो खिलाफत कमेटी के दो बेहतरीन लीडर्स थे, उन्हें लेके मैं कलकत्ता पहुंचूं, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, वहीं पे हिंदूज और मुस्लिम की दोस्ती करा दी जाएगी, राइट। तो गांधी जी ने सेम चीज की। कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम की करा दी दोस्ती, कैलकाटा सेशन, राइट। और कैलकाटा सेशन के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब गांधी जी ने शौकत अली के साथ मिलकर पूरे भारत में सपोर्ट गैदर किया, हिंदूज का भी मुस्लिम्स का भी। लेकिन बीच में कांग्रेस को लग गया झटका। कांग्रेस को लगा यार कि नॉन कॉपरेशन में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, गांधी जी कह रहे सरेंडर कर दो टाइटल, गांधी जी कह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ काम ही मत करो, गवर्नमेंट के स्कूल में कॉलेजेस में कहीं काम मत करो, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में भी मत इन्वॉल्व हो। तो कांग्रेस को लगा यार अगर हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देश की पॉलिटिक्स हम हथियाएंगे नहीं अपने हाथ में, तो फिर देश हमारे हाथ में कैसे आएगा, राइट। तो फिर यहीं पे हो गया थोड़ा सा मनमुटाव गांधी जी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। लेकिन गांधी जी ने समझा लिया और फिर नागपुर सेशन जो हुआ था बच्चा, नागपुर सेशन जो हुआ था उसमें हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट हो गया। अब अडॉप्ट हुआ तो अगले महीने से चालू हुआ था, अगले महीने का नाम है जनवरी 1921। गांधी जी को पता था नॉन कॉपरेशन वर्क करेगा, क्योंकि उन्होंने 1906 में अपनी लिखी हुई किताब हिंद स्वराज में बोल दिया था कि हमारे देशवासी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेट करते रहते हैं, इसीलिए हमारा देश अंग्रेजों के तले दबा हुआ है। और गांधी जी ने उस किताब में यह भी लिखा था कि अगर 1921 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ सफल, तो फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूंगा। तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ बच्चा, कई जगह पे हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, शहरों में भी हुआ, गांव में भी हुआ, ट्राइबल पॉपुलेशन में भी हुआ। लोगों ने अपने अपने तरीके से नॉन कॉपरेशन को इंटरप्रेट किया। शहरों की बात करें तो मिडिल क्लास जनता ने बहुत पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसने बॉयकॉट भी किया, पिकेटिंग भी की, साथ में उन्होंने फॉरेन गुड्स को यूज करना बंद कर दिया, फॉरेन कपड़ों की बॉनफायर्स करनी शुरू कर दी। सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो रहा था। लेकिन जस्टिस पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मिडिल क्लास जनता के पास अल्टरनेटिव्स की कमी थी। अब भैया अगर हम हाथ का बना हुआ घर का कपड़ा यूज करें इंडिया का, तो वो महंगा आता था, खादी महंगा आता था, बाहर का जो फॉरेन का कपड़ा आता था वो सस्ता आता था। तो धीरे धीरे लोग फिर से जो है फॉरेन के कपड़े को इस्तेमाल करने लगे। अब घर में कोई स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, इंडिया के अपने कोई स्कूल कॉलेजेस बहुत ज्यादा थे नहीं, सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। तो अगर हम स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद करें, पुलिस स्टेशन में काम करना बंद करें, कोर्ट में काम करना बंद करें, तो काम करें कहां? तो अल्टरनेटिव्स की कमी की वजह से मिडिल क्लास जनता ने धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अपने हाथ खींच लिए और शहरों में एनसीएम जो है स्लो डाउन हो गया। गांव की बात करें तो अवध में बहुत अच्छा हुआ। बाबा रामचंद्र नाम के जो एक बढ़िया लीडर थे, जो अपने जमाने में बॉन्डेड लेबर बना के जिन्हें फीजी भेजा गया था, उन्होंने देखा कि यार नॉन कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बाद में लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देश के गांव में क्या हो रहा है कि छोटे फार्मर्स को बड़े फार्मर से ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जमींदार घराने के जो फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत सारा लैंड है, वो छोटे फार्मर से अपने लैंड पे खेती कराते हैं और उन्हें बदले में टैक्स देने को बोलते हैं, उनसे बेगर भी कराते हैं, मुफ्त में काम भी कराते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव भी करते हैं। तो अवध किसान सभा खोली गई बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ताकि छोटे फार्मर्स का भला हो सके। देखते ही देखते इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई, 300 ब्रांचेस खुल गई एक महीने के अंदर आसपास के गांव में। लेकिन ये मूवमेंट भी स्लो डाउन इसलिए हो गया क्योंकि गांधी जी के नाम पे कई लोग क्या कह रहे थे, वायलेंस करवा रहे थे। तो कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कांग्रेस को पता था अहिंसा परमो धर्मा, भैया हम नॉन वायलेंटली करेंगे जो भी करेंगे, राइट। तो कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिए। गांधी जी ने बोला मैंने तो कभी बोला ही नहीं था यार नॉन कॉपरेशन में वायलेंस होना चाहिए। तो धीरे धीरे गांव में भी मूवमेंट हो गया स्लो। अब बात करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की। बूटा में आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू जैसा एक लोकल लीडर हुआ करता था। उसे गांधी जी बहुत पसंद थे। वो कहता था गांधी जी जो बोल रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो बिल्कुल सही है, 100% करो, लेकिन वायलेंटली करो। साथ में अलूरी सीताराम राजू लोगों को कन्विंस करता था कि उसमें दैवीय शक्ति है, वो बंदूक से भी नहीं मर सकता, वो भगवान का रूप है, राइट। लोग उसे बहुत मानते थे। आज भी वो वहाँ का एक फोक हीरो है, लोकल हीरो की तरह माना जाता है ना। अलूरी सीताराम राजू ने गूडम हिल्स में लोगों को कन्विंस कर लिया गुरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए, मतलब चुप चुप के वार करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे वार करो, फॉरेस्ट स्पेशल्स पे वार करो। तो वहाँ पे भी मूवमेंट फेल होना ही होना था, क्योंकि अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट पे तुम बंदूकें चलाओगे तो वो भी तो बंदूकें चलाएगी तुम पे। तो वहाँ पे फिर 1924 में फाइनली अलूरी सीताराम राजू को पकड़ के जेल में डाल के फांसी की सजा दी गई थी और एनसीएम ट्राइबल पॉपुलेशन में भी स्लो डाउन हो गया। स्वराज का मतलब होता है मतलब स्वराज, मतलब मेरा खुद का राज, सेल्फ रूल, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट हम पे ना करे रूल, इंडिया में इंडियंस का रूल हो। लेकिन जब ये बात प्लांटेशन वर्कर्स के पास पहुंची तो उन्होंने स्वराज को इंटरप्रेट किया कि यार हमारे पास आजादी होनी चाहिए अपने घर में जाने की। अब होता क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को आजादी नहीं थी बच्चा
की, क्योंकि वो इनलैंड इमिग्रेशन के तहत अगर वो प्लांटेशन वर्कर थे तो वो 5-6 साल तक उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते थे जहाँ पे वो प्लांटेशन कर रहे होते थे। मान लो असम में कर रहे हैं तो असम की बात करते हैं, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि गांधी जी एनसीएम लेके आए तो वो भाग गए अपने घर। अब भागे तो सही लेकिन घर पहुंचे नहीं, क्योंकि देश में नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, सारी चीजें बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था। तो वो बीच में ही रास्ते में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ के ले आए, खूब मार लगाई। लेकिन बात ये नहीं है कि गाँव में, शहरों में, ट्राइबल पॉपुलेशन में या स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स के तहत एनसीएम फेल हो गया। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि पूरा देश डट के एक ही नारा लगा रहा था, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। तो गांधी जी को एक बात चमक गई थी कि ऐसा नहीं है कि देश एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन मूवमेंट थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से करना होगा। फिर हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। 1922 में हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम की एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। पुलिस और गाँव वालों के बीच में झड़प हो गई। गाँव वालों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 11 पुलिस वाले जल के मर गए। और यहीं से गांधी जी को समझ आया कि नॉन कोऑपरेशन को अब विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गया है। अब गांधी जी पहले ही सोचे बैठे थे कि अगला मूवमेंट जो है सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले 1920s के अंदर कुछ और भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी बच्चा 1920s में। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस बहुत बड़ी बन गई थी, उसमें अलग अलग तरीके के लीडर थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो गरम खून वाले लोग थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली थी। कांग्रेस के अंदर ही एक छोटी सी पार्टी बना ली थी कि भैया हमें तो सेल्फ रूल चाहिए, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें खुद की अपनी पॉलिटिक्स चाहिए इंडिया के अंदर, राइट ना। तो पॉलिटिक्स में ये चल रहा है कि कांग्रेस के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। उधर क्या चल रहा है, साइमन कमीशन बन गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भैया अपने ब्रिटेन में कमीशन बना दिया, साइमन कमीशन, जिसमें कोई भी भारत का मेंबर नहीं है, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। और साइमन कमीशन का काम है कि कब इंडिया में आए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दखल दे। तो ये बात इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो इंडियंस ने गो बैक साइमन के नारे लगाए। तीसरी बात, अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, जो तुम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हुआ, दुनिया इससे पहले सारा का सारा अनाज एशियन कंट्रीज से खरीदा करता था। अब जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ तो देशों के पास पैसा ही नहीं था। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप घर में खाना खाओगे कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर करोगे, घर में खाना खाओगे। तो लोगों ने अपने अपने देशों में खुद से अनाज उगाना शुरू कर दिया, इंडिया से अनाज लेना बंद कर दिया। अब इंडिया है कृषि प्रधान देश, हमारे यहाँ पे ज्यादातर खेती होती है, उस जमाने में और ज्यादा खेती होती थी। तो हमारे एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिर गए, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर की कोई अब डिमांड नहीं थी पूरी दुनिया में, और हमारे सारे फार्मर्स को होने लगा नुकसान। तो ये तीन चीजें 1920s को डिफाइन करती है बच्चा। एक हमारी पॉलिटिक्स डाइवर्सिफाई हो रही थी, एक साइमन कमीशन वाला पॉइंट, साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लाला लाजपत राय जी लाठी चार्ज हुआ था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, उनकी जान चली गई थी। ठीक है, तो एक साइमन कमीशन वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में बोल दिया था कि भैया अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा पौना नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, राइट। लाहौर में बोल दिया था, मद्रास में बोल दिया था। एक्चुअली मद्रास में उन्होंने खड़े होकर पार्टी की उसमें बोल दिया था मीटिंग में, और लाहौर में 1929 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था बच्चा। लाहौर सेशन में उन्होंने पूरी पब्लिक को बोल दिया था। तो पेपर में आया कि कौन सी सेशन में उन्होंने पहली बार अनाउंस किया था पूर्ण स्वराज की बात, तो ये वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना। ठीक है, तो गांधी जी ने यही सब सोचते हुए लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी कि भैया ये मेरी डिमांड है, ये तुम पूरी कर दोगे तो मैं सिविल डिसोबीडियंस नहीं लॉन्च करूंगा, ये तुम पूरी नहीं करोगे तो मैं सीडीएम लॉन्च कर दूंगा, राइट। अब लॉर्ड इरविन को एक टाइम पीरियड दिया गया था, अल्टीमेटम की तरह लिखा गया था खत कि भैया हमारी डिमांड पूरी करो। लॉर्ड इरविन ने 11 तो छोड़ो, एक भी डिमांड पूरी नहीं की। गांधी जी ने फिर क्या किया, अगले ही दिन से सीडीएम मूवमेंट लॉन्च कर दिया। अब इन डिमांड्स में से एक डिमांड थी सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की। हमारे देश में हमारे को ही नमक बनाना इलीगल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक बनाती थी और भारतीयों को वही नमक बेच के उनसे टैक्स वसूल करती थी, और अगर हम बनाएंगे तो हमें पिटाई लगती थी क्योंकि इलीगल था नमक बनाना भारतीयों द्वारा। तो गांधी जी ने सोचा कि सीडीएम की शुरुआत में नमक बना के करूंगा। तो गांधी जी निकले भैया साबरमती आश्रम से अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से कहाँ गए थे, वो दांडी मार्च बोलते हैं ना सॉल्ट मार्च को, दांडी की तरफ बढ़े। 240 माइल्स का डिस्टेंस उन्होंने 24 दिन के अंदर कवर किया। और जब 6 अप्रैल को 1930 6 अप्रैल को जब वो पहुंचे दांडी में, तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक बना के सीडीएम मूवमेंट की शुरुआत की। अब यहाँ से होता है सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन कोऑपरेशन में भारत के लोगों को बोला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट मत करो। सिविल डिसोबीडियंस में बोला था कोऑपरेट तुम मत ही करो, लेकिन जहाँ पे भी लगता है तुम्हें ब्रिटेन का बनाया हुआ कोई लॉ गलत है हमारे इंडिया में, उस लॉ को ब्रेक कर दो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से बहुत कुछ हुआ बच्चा देश में, हर जगह प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया
किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अब्दुल गफ्फार खान को डाल दिया, गांधी जी को जेल में डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। गांधी जी को समझ आया कि सीडीएम भी अब क्या हो गया है, थोड़ा सा वायलेंट हो गया है, तो गांधी जी ने किया भैया सीडीएम को भी रिट्रैक्ट गांधी इरविन पैक्ट के साथ। लॉर्ड इरविन बहुत चंट था, उसने ये सोची समझी साजिश की हुई थी कि जब गांधी जी देखेंगे कि देशवासियों पे आंच आ रही है तो वो उसके साथ पैक्ट में चले जाएंगे। तो लॉर्ड इरविन ने क्या पैक्ट किया था कि गांधी तुम हमारे साथ चलो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और हम तुम्हारे सारे सत्याग्रहियों को जेल से आजाद कर देंगे। गांधी जी ने देशवासियों के लिए मान लिए बात, गांधी जी वहां पहुंचे, ब्रिटेन में कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के हित की एक भी बात नहीं हुई। जब वो वापस लौटे तो देखा कि यहाँ पे तो नया साइकिल चल रहा है रिप्रेशन का, लोगों को जेल में डाला हुआ है, कांग्रेस को इलीगल बोल दिया गया है, सत्याग्रही को इलीगल बोल दिया गया है। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। अब अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में छोटे फार्मर्स ने नहीं, बड़े फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। बड़े फार्मर्स का मतलब रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। छोटे फार्मर्स ने क्यों नहीं किया? क्योंकि छोटे फार्मर्स का नो रेंट कैंपेन चल रहा था, जो कांग्रेस जिसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो कांग्रेस की सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पट्टीदार एंड जाट कम्युनिटी हो गई। अब सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वर्कर्स ने थोड़ा सा लूपवॉर्म पार्टिसिपेशन किया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा था कि अगर भैया जो भी ये लॉज गंदे लॉज बना रही है कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिससे उनका बिजनेस चौपट हो रहा है, अगर सीडीएम मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो उनका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने फंड भी की सीडीएम मूवमेंट को, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स ने कई जगह किया, छोटा नागपुर प्लेटू में किया, डॉक वर्कर्स ने किया, रेलवे वर्कर्स ने किया, गांधी जी की टोपी पहन के प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वर्कर्स की लड़ाई होती है इंडस्ट्रियलिस्ट से। जब इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे सीडीएम में तो वर्कर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। औरतों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन औरतों ने पिकेटिंग भी की, बॉयकॉटिंग भी की, जेल भी गई, प्रोटेस्ट भी किया, लाठी भी खाई, लेकिन औरतों को उनका ड्यू नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस में उस जमाने में कोई भी अच्छी पोजीशन औरतों को नहीं दी जाती थी। कांग्रेस बोलती थी तुम सिंबॉलिक पोजीशन पे रहो, मतलब कि हाँ तुम पार्टी का पार्ट हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई पावर तो नहीं मिलेगी। तो गांधी जी को भी लगता था कि औरतों को सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, घर बैठ के बच्चे संभालने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो औरतें यहाँ पे थोड़ी सी हताश हो गई। अब बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की और दलित कम्युनिटी की। दलित कम्युनिटीज को ये बात पसंद नहीं आती थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ज्यादातर हाई कास्ट कंजर्वेटिव हुआ करते थे, हिंदूज जो कि जात पात में बहुत विश्वास रखते थे और दलित कम्युनिटी को अनटचेबल मानते थे। अब गांधी जी सब में विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी दलित कम्युनिटी को हरिजन बोलते थे, यानी कि भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो उनके लिए बहुत कुछ करते थे। तो गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे दलित कम्युनिटी को, लेकिन दलित कम्युनिटी के लीडर्स का फिर भी मानना था कि यार हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर हो जाएगा तो हमें ज्यादा सिक्योर फील हो जाएगा। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई थी 1930 में, जिसमें वो पूरे देश के सारी दलित कम्युनिटी को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आए थे। अब डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की मांग थी कि जब देश आजाद हो जाए तो देश में दलित कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। गांधी जी का मानना था कि यार देश अभी आजाद नहीं हुआ है, अभी से हम बंटवारे की बात करें, तो गांधी जी ने पूना पैक्ट कर लिया अम्बेडकर जी के साथ और इस बात को खत्म कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। लेकिन गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि जब देश आजाद हो जाएगा तो एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी को क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। अब यही देखा देखिए मुस्लिम कम्युनिटी भी बोल रही थी कि हमें भी कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, हाई कास्ट हिंदूज भरे हुए हैं, जिन्हें ना तो दलित कम्युनिटी फूटी आग पसंद आती है और उन्हें मुस्लिमों से भी प्रॉब्लम है। तो मुस्लिम लीडर्स भी मांग रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, उनकी भी बात नहीं मानी गई। गांधी जी ने बोला आओ ऑल इंडिया कांग्रेस करते, सारी पार्टीज बैठ के मसला सुलझाएंगे। लेकिन वहां पे एम.आर. जयाकर नाम का हिंदू महासभा का कल्चरल नेशनलिस्ट आदमी खड़े होकर बोलता है कि हम मुस्लिम्स के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। वहीं से हिंदूज और मुस्लिम्स की जो बातें हैं वो और बिगड़नी शुरू हो गई। और आपको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी इसीलिए हुआ था क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड पे बहुत मतभेद आ गए थे दो कम्युनिटीज के अंदर। अब जो लास्ट पार्ट है बच्चा चैप्टर का, उसे बोलते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग मेथड से हमने देश के अंदर बहुत सारा देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। सबसे पहले गानों की बात करते हैं। वंदे मातरम नाम का जो आज हमारा नेशनल गीत है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जो उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मंच में बाद में पब्लिश भी किया था। अब जो भारत माता की पहली इमेज बनी थी, यानी कि पहला स्केच बना था, वो बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और वो भारत माता का स्केच बहुत फेमस हो गया था। भारत माता की पहली पेंटिंग किसने बनाई थी, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। साथ में आपको मुझे ये भी बताना है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1920s में कौन सी दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन खोली थी। तो आपके हैं 3 होंगे क्वेश्चन, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
फोकलोर, फोकलोर का मतलब होता है हमारी जो लोकल कहानियां हैं। अब बंगाल में लोकल कहानियों को बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत रिवाइव किया, और साउथ इंडिया में नतीसा शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े राइटर हुए जिन्होंने पूरी सदर्न इंडिया की कहानियों की 4 मोटी-मोटी किताबें निकाली जिनका नाम था फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया की लोकल कहानियां। बढ़िया बढ़िया, राइट। साथ में हमारी भारत माता की जो इमेज है वो बहुत फेमस हो गई थी, अलग अलग पेंटर्स उसे अलग अलग तरीके से दिखाते थे। यहाँ पे भारत माता बहुत ही दैवी शक्ति वाली दिख रही है, एस्थेटिक दिख रही है, बहुत काम एंड कंपोज दिख रही है। यहाँ पे भारत माता के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ दिख रही है, पीछे सुंदर सा भारत दिख रहा है, राइट। एंड उसके बाद हमें समझ आया कि झंडों का बहुत उपयोग है, तो कई अलग अलग झंडे बने। एक झंडा बना था जिसमें लोटसेस और चांद थे, हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को दिखाते हुए, उसे हमने स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल में यूज किया। फिर एक गांधी जी ने झंडा बनाया था जिसमें बीच में चरखा है, यानी कि खादी यानी कि सेल्फ रिलायंस वो दर्शाता है। तो इन दोनों झंडों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर हमें मिला हमारा तिरंगा, और लास्ट पैराग्राफ जो है चैप्टर का हम उससे पढ़ते हैं कि कैसे हमने अपनी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया ताकि दुनिया को असली भारत के बारे में पता चल सके, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया को बोलते था बैकवर्ड कंट्री, जिसे उसने सुधारा रेलवे वगैरह बना के। फिर हमने अपनी हिस्ट्री खुद से लिखी जिसमें हमने बताया कि हमारा देश हमेशा से सोने की चिड़िया था। एंड दैट वाज योर नेशनलिज्म इन इंडिया बच्चा। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।